नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एडिटोरियल के टेक्स्ट बुक का जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर का बुक है उसका मैं 64वां संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं इतिहास से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वो प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? तो उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी कृषि बस्ती है। यहाँ से इस स्थान से घोड़ा, गधा, खच्चर जैसे मालवाहक का प्रमाण मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण काल में मिला है। इस काल में कृषि, पशुपालन, पत्थरों के औजार आदि का विकास हुआ। वर्तमान में मेहरगढ़ कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो वो किया भीम कड़फिशियस ने। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो भीम कड़फिशियस। भारत में सर्वप्रथम व्यापक स्तर पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन भीम कड़फिशियस ने किया। इस शासक ने प्रारंभ में सिक्कों तथा शिलालेखों की एक विशेष श्रृंखला जारी की। इसने तांबा, सोना, चांदी के सिक्के भी चलवाए। भीम कड़फिशियस ने महेश्वर की उपाधि की धारण की थी। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये कहा था आर्यभट्ट ने। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो यह आर्यभट्ट ने कहा था। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत आदि है। सूर्य सिद्धांत और ब्रह्म सिद्धांत है। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उनके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो बालपुत्र देव। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो बालपुत्र ने। शैलेंद्री वंश, एक शैलेंद्र वंश का नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो अब सुन लीजिए। शैलेंद्र वंश शासक बालपुत्र के अनुरोध पर देवपाल ने बौद्ध विहार की स्थापना हेतु 5 गांव दान में दिया था। देवपाल के नेतृत्व में पाल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसने राष्ट्रवंश के शासक अमोध वर्ष को पराजित किया। देवपाल का परम सौगात भी कहा गया है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी है? तो वो लिखे हैं ऑप्शन ई में। देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी पुस्तक भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारी संबंधी पर आधारित है। इस पुस्तक का लेखक का नाम स्पष्ट नहीं है। अगर ऑप्शन में अज्ञात होता तो ये सही आंसर हो जाता, लेकिन है नहीं। इस पुस्तक से बंदरगाहों, भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है। देखते हैं मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले पर का पहला विवरण प्राप्त हुआ? तो वो हुआ तबकात-ए-नासिरी से। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है तबकात-ए-नासिरी से। बख्तियार खिलजी कौन था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। क्वेश्चन नंबर 7। की सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो वो किया अलाउद्दीन खिलजी ने। कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने आबादी वाले क्षेत्रों पर गृह कर और चारागाह कर भी लगाया था। इसने अपनी प्रारंभिक सफलता से प्रोत्साहित होकर सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण कर ली थी। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहारवर्दी संप्रदाय से थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहारवर्दी संप्रदाय से थे।
इस संप्रदाय के तुलना में सुहरावर्दी संप्रदाय को चिश्ती संप्रदाय की तुलना में अधिक रूढ़िवादी माना जाता है। इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। शेख बहाउद्दीन जकारिया को अलाउद्दीन इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। 9वां नंबर, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। इसका ऑप्शन आयोग के द्वारा ई दिया गया है, जिसका पर्याप्त आंसर है नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो वो है विलियम फिंच। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों के ने 40 साल तक काम किया? तो विलियम फिंच कब आया था भारत में? तो 1608 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन है? तो सुल्तान जैनुल आबिदीन था। 1420 ईस्वी में कश्मीर के शासक अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबिदीन के नाम से गद्दी पर बैठा। कश्मीर का जो शासक था अली शाह, जो 1420 ईस्वी में, इसी का भाई जैनुल आबिदीन गद्दी पर बैठा। वह कश्मीर का एक महान शासक था। धार्मिक दृष्टिकोण से वह एक सहिष्णु शासक था। उसकी उदारता के कारण इतिहासकार उन्हें कश्मीर का अकबर के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने। फैराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र पूर्वी बंगाल में था। इस आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा किया गया। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा। पॉवर्टी, इनको ग्रैंड ओल्ड के नाम से भी जाना जाता है। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता ये कारण नहीं था दोस्तों सिपाहियों को विद्रोही बनाने का, लेकिन ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास ये सही थे। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास से विद्रोह हुए थे। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, इससे भी सिपाहियों को विद्रोही बनना पड़ा। भत्ते की रोकथाम ये भी एक कारण था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालन तक थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसकी साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक था। देखिए इसका आंसर बीपीएससी ने विवादित मानकर डिलीट कर दिया है, लेकिन इसका आंसर चांदनी चौक से पालन तक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की है? तो हैदराबाद के निज़ाम। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो हैदराबाद के निज़ाम। हैदराबाद के निज़ाम ने अंग्रेजी कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विरोध नहीं किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के पूर्व ही यह साम्राज्य समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो महाजनों की ऊंची ब्याज दर था। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था महाजनों का द्वारा ऊंचा ब्याज दर। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्हें किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। रजनी पामदत्त ने
कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। ये कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में रजनीकांत दत्त ने कहा था। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो वो कौन नहीं था? तो बी, बंगाली नहीं था, सॉरी ये नहीं, द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था। ये एक अंग्रेजी भाषा का एक दैनिक समाचार पत्र था, जबकि द हिंदू बंगाली और द हिंदू बंगाली और दी महारता ये सब एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। अब देखिए समाचार पत्र से मिलान करने का रहा है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजीदान सभा के लिए निम्न विकल्पों में सही संयोजन पहचानिए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग था। प्रार्थना समाज का संस्थापक प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? आत्माराम पांडुरंग। और यंग इंडिया का मोहनदास करमचंद गांधी। यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी। लोक हितवादी था गोपाल हरि देशमुख। और सत्यशोधक समाज का ज्योतिबा फूले। और रहनुमाई मजदान सभा ये थे नौरोजी, मतलब दादा भाई नौरोजी। एक्चुअली दादा भाई नौरोजी बुक में दिया, यहाँ पे है नौरोजी फुरदौनजी, यही होगा आंसर, नौरोजी फुरदौनजी। रहनुमाई मजदान सभा के नौरोजी फुरदौनजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है कि यहाँ बुक्स का नाम लिखा हुआ है और सही पहचान करने का रहा है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि केसरी ये भी गलत है, डी नहीं, यहाँ पे बी हो जाएगा। एक सेकंड इसमें देखते हैं, हाँ इसमें बी हो जाएगा आंसर, क्योंकि केसरी को कौन लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और हिंदुस्तानी को कौन लिखा था? तो गंगा प्रसाद वर्मा ने। तो ये तो मिल नहीं रहा है, इसका ऑप्शन पता नहीं क्या होगा। डी सही, सुमलित बुक्स में तो डी दिया है, लेकिन डी जब होगा तो जीव सुब्रमण्यम अय्यर थोड़ी ना केसरी का लिखा गया था। एनीवे मैं आपको सही बता देता हूँ यहाँ से। केसरी को देखिए कौन लिखा था, किसके द्वारा निकाला गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और बंगाली निकाला गया था NG बनर्जी द्वारा, NG सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा बंगाली को निकाला गया था। और हिंदुस्तानी को गंगा प्रसाद वर्मा द्वारा निकाला गया था, और निकाला गया था। द हिंदू किसके द्वारा? तो सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा। द हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा निकाला गया था। केसरी के बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बंगाली NG बनर्जी द्वारा, और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। तो सही तो दिया है। देखिए शुरू में ये वाला झक जाता है। द हिंदू को निकाले थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। और फिर केसरी को बाल गंगाधर तिलक। और बंगाली को सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और हिंदुस्तानी को गंगा प्रसाद वर्मा। और सुधारक को गोपाल कृष्ण गोखले। तो अब मिलान हो गया सही से, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 में। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे तब जब वे सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। तिलक इस मुकदमे के सिलसिले में 18 माह तक जेल में रहे थे। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाते हैं, तो सरकार उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तब वो उम्र थी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। सरकार के विरोधी में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा।
भगत सिंह का जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। उन्हें पब्लिक सेफ्टी बिल के अंतर्गत अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। इसके बाद भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया। जब भगत सिंह ने बम फेंका था तो उनकी आयु 21 वर्ष से थोड़ी अधिक थी। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो बिहार के समय में। इसमें आंसर जो है 25 में जालियांवाला बाग नरसंहार गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। तो गांधीवादी के संदर्भ में हुआ, तो रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो वो बिहार में। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो बिहार में। इसका आयोग ने ऑप्शन ई माना है आंसर, तो आप ध्यान रखिएगा, लेकिन ऐसे होगा बिहार। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन वर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा। अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत का पहला सत्याग्रह कौन सा था? निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण। निम्न में महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते हैं। उस प्रदेश का नाम बताना है आपको। तो ये था बिहार। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बिहार है। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तब वो दिया था राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। देखिए, बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को नहीं छोड़ने के विरोध में 1938 में इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 कह रहा है बिहार विशेष से, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो राजगीर में। कहाँ हुई थी? राजगीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहले बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो वो स्वीकार किया गया 1885 में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1885 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो वो बना 1912 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। राजकुमार शिव शुक्ल ने किया था। एक बार और फिर से इस कहानी को अच्छे से समझा देते हैं आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब 31वां अधिवेशन चल रहा था 1916 में लखनऊ में, 31वां अधिवेशन चल रहा था 1916 में लखनऊ में, तो इस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल भी शामिल हुए थे। उन्होंने किसानों की समस्या के समाधान हेतु गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे तथा इनके प्रयास के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया पत्ती समाप्त करना पड़ा। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो वो हुआ 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन
1931 में हुआ और औपचारिक रूप से 1934 में किया गया। इसका स्थापना वर्ष औपचारिक रूप से 1934 में और ऐसे गठन 1931 में। इसका आंसर मारिएगा। इस पार्टी के गठन में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र का महत्वपूर्ण योगदान था। इस 1934 में जब इसका स्थापना होता है औपचारिक रूप से, तब इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? तो वो थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो वो था सी। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नील विद्रोह के दमन का चित्रण नील दर्पण नाटक में किया गया है। नील विद्रोह के बारे में देखिए, सी ऑप्शन होगा। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। 38 का क्वेश्चन देखिए, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो ये किस जगह शामिल हुए? तो ये था आरा जिला। देखिए, आयोग ने इस प्रश्न को उत्तर पटना माना है। उसने ये दिया था, बोला था कि मानसिक रूप से वो पटना में थे, लेकिन शारीरिक रूप से वो आरा में थे। अब ऐसा क्या एक्सप्लेनेशन है ये तो हम भी नहीं जानते, अब बीपीएससी ही जाने। तो आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे तो होगा आंसर आरा, लेकिन बीपीएससी ने पटना माना है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर का। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर का। देखिए, गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को दांडी सत्याग्रह चलाया गया था, जो 6 अप्रैल 1930 तक चला था। बिहार के लोगों ने नमक सत्याग्रह के साथ साथ चौकीदारी कर के विरोध में भी आंदोलन किया था। बिहार के मुंगेर, भागलपुर, सारण, चंपारण क्षेत्र में इस कर का व्यापक विरोध किया गया। कहाँ कहाँ? मुंगेर, भागलपुर, सारण और चंपारण क्षेत्र में। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, जिसका सचिव श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया। इस किसान सभा से कई प्रमुख व्यक्ति जुड़े थे, जैसे कार्यानंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यान, यदुनंदन शर्मा आदि प्रमुख थे। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा में स्वामी सहजानंद भी जुड़े हुए थे, जिसके प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद ही थे। तो ये भी बिहार से ही जुड़े थे। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया था झारखंड। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। 22 मार्च 1912 को बिहार अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ। बिहार से अलग होकर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा तथा 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना। देखिए, इसका आंसर सी दिया है बीपीएससी ने। बीपीएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर सी माना है। मानना ही था तो डी भी मान सकता था, सी ही क्यों माना? ये क्योंकि स्टार्ट तो 1912 से हुआ और ख़त्म 2000 से माना हुआ, तो या तो ये होता है, ये 1936 क्यों माना गया ये तो पता नहीं चल रहा। लेकिन अब क्या होगा आंसर, आप समझदार हैं, समझ लीजिएगा। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तब वो कौन है? तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? तो 9 जिलों से सीमाबद्ध है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, किस चीज़ से आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी से आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है।
के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार दृष्टि में बिहार का स्थान है, तो वो कौन सा है? प्रथम। भारत राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्तर है प्रथम। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो वो है दूसरा। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि में बिहार का स्थान क्या है? तो दूसरा। बिहार में किस प्रकार की उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो वो हैं कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? कृषि आधारित उद्योग। एक रिपोर्ट के अनुसार, इसको छोड़ दीजिए, करंट अफेयर है, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ना है। अब देखते हैं संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहब कालेकर। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहब कालेकर। प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन 1953 में किया गया था। द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। 102 संविधान संशोधन अधिनियम जब 2018 में हुआ तब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं। राज्य लोकसभा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यसभा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो वो है 25 वर्ष का नहीं होना से कम नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 332 क्या कहता है, जो जान लीजिए। 332 कहता है कि राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान समय में लोकसभा में एससी के लिए 84 सीट है और एसटी के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। 59 निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत का गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए सरकारों को निर्देश देता है? तो 40, अनुच्छेद 40। निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया? 1987 में जमा किया। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सरकारीय आयोग का गठन 1983 में किया गया था, जिसे अपना ज्ञापन अक्टूबर 1987 में केंद्र सरकार ने को सौंपा था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में संघीय ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन प्रावधान किया गया है? तो वो किया गया है 280 में। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1956 में हुआ था। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1956 में हुआ। भारत का भूगोल देखिए। वह दर्रा जो ऊंचाई में अवस्थित है, तो वो कौन है? नाथुला दर्रा। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो वो है नाथुला दर्रा।
देखिए नाथुला दर्रा के बाद सबसे ऊंचा जोजिला दर्रा है। नाथुला दर्रा के बाद सबसे ऊंचा जोजिला दर्रा है, और जोजिला के बाद रोहतांग दर्रा है, और रोहतांग दर्रा के बाद खैबर दर्रा का नंबर आता है। कैरीबास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। कहाँ? कश्मीर हिमालय में। कैरीबास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो चादरी अभ्रक के उत्पादन में विश्व में भारत अग्रणी है। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार का अंश भुवन की पहाड़ियाँ नहीं है, बाकी गारो खासी जयंतिया है। भुवन पहाड़ी लुसाई हिल्स का हिस्सा है। भुवन यह एक प्रमुख स्थल भी है। भुवन पहाड़ी किसका हिस्सा है? तो लुसाई हिल्स का हिस्सा है। 69 में देखिए विश्व का भूगोल, निम्न में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है? तो ये है हंगरी। हंगरी कैसा देश है दोस्तों? तो स्थलरुद्ध देश है। जबकि बेल्जियम की सीमा उत्तरी सागर तथा रोमानिया में यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। विश्व का सबसे छोटा स्थलरुद्ध देश वेटिकन सिटी है। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो वो है पम्पास। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पम्पास। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो है चीन। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश कच्चा तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तब वो कौन सा देश है? सऊदी अरब। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सऊदी अरब। अब अर्थव्यवस्था देखिए। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग 31% था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 31%। भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, तो नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तब वो रखा गया है 4%। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो 4%। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। देखिए इसका एक्चुअली आंसर जो होगा, इसके अंतर्गत नौकरशाहों को ढीलापन को दूर करना है, और लाल फीताशाही को हटाना है, और विनिर्माण को लागत को कम करना है, और उत्पाद की प्रतियोगिता बनाने के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स एवं अन्य उपागमों में सुधार लाना है। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं है? तो वो इसका भी आंसर ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सारे हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंडिया, ये सारे औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित है। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। पूरा का मतलब होता है दोस्तों, P बोले तो प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज
इन रूरल एरिया पूरा का मतलब क्या हुआ, प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज इन रूरल की संकल्पना दिया है। इसके अंतर्गत उन्होंने भारत के समुचित विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने की बात की है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी, वो कितना थी, तो इसका भी आंसर ई हो जाएगा महिला साक्षरता दर से रिलेटेड, क्योंकि महिला साक्षरता दर 64.6% था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। जबकि पुरुष साक्षरता दर 80.9% है, 80.9% पुरुष साक्षरता दर, और महिला 64.6%। भारत में औसत साक्षरता दर 73% है, लेकिन आयोग ने 65.5% माना है आंसर, ऑप्शन सी। तो आप हिसाब से देख लीजिए, आंसर तो मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया। 81 का देखिए, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था, तो वो दिया था मोहम्मद यूनुस। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था, तो मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं से सहायता समूह के विचार को प्रस्तुत किया। उन्हें वर्ष 2006 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के साथ संयुक्त रूप से शांति नोबेल पुरस्कार दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कृषि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है, तो इसका भी आंसर ई होने जा रहा है, क्योंकि देखिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु गुणवत्ता युक्त बीज, कुशल सिंचाई, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग इत्यादि सभी कारक जिम्मेदार हैं। निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है, तो इसका भी आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि देखिए मनरेगा का मतलब क्या होता है कि MNREGA महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य करने हेतु उपलब्ध है। इस प्रकार मनरेगा का उद्देश्य एक तरफ परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, वहीं दूसरी तरफ सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, जल संरक्षण व प्रबंधन, सामाजिक वानिकी आदि को बढ़ावा देना है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84, ये संघीय बाजार से है, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, निम्न में से कौन सा, इतना सिटी मार रहा है ना, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है, तो ये कौन करता है, बीज उर्वरक जल तकनीक करता है। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है, बीज उर्वरक जल तकनीक। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जिन राज्यों में से एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है वो कौन सा है, तो बिहार। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो बिहार। देखिए बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है वो आपको पता होना चाहिए 1106 है, और केरल में 860 है, उत्तर प्रदेश में 829 है, पश्चिम बंगाल में कितना है, तो 1028, और हरियाणा में 573 है, जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। ठीक है, चलिए याद कर लीजिए। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है, तो 918। तो फिर से देख लीजिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है, तो 918। कितना है, 918। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, तो 2006 से 7 के लिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, तो 2006 से 7 के लिए। 89 को छोड़ दीजिए, 90 को छोड़ देना है, 91 को छोड़ देना है। अब देखते हैं साइंस बहुत की 92 से। एंगस्ट्रम इकाई है, किसका इकाई है एंगस्ट्रम, तो वो है दोस्तों तरंग दैर्घ्य की। एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्घ्य की। आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में। सही कथन को पहचानने कह रहा है, तो 94 को देखिए,
94 का सही कथन क्या है? बी। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। इसको आप कैसे निकालेंगे? जो देखिए बताता हूँ। वीव ज्योर। भी का मतलब होता है वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, बाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड। इसमें आप ऊपर से नीचे तक आपको तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। इसमें तरंग दैर्घ्य क्या होगा? बढ़ेगा। और नीचे से ऊपर जाने पर आवृत्ति घटता है, माने आवृत्ति बढ़ेगा। मतलब इसको आप उल्टा भी कह सकते हैं। क्या कह दीजिएगा? ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्घ्य जब बढ़ेगा तो ऊपर से नीचे आने पर आवृत्ति क्या होगा? घटेगा। अब इससे आप सारा आंसर निकाल लीजिएगा। कह रहा है कि भिपजियोर में ऊपर से नीचे अब आइएगा तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा और आवृत्ति क्या होगा? घटेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 95 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, कितना होता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप इसको इस फार्मूला से निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। F-32 180 से। विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत मोटर में क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ये वाला काम डायनेमो में होता है। डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदला जाता है। इसमें नहीं दिया गया है। हाँ, लाउड स्पीकर जो याद रखिए कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण में से नापी जाती है? तो वो नापी जाती है एमीटर से। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर से। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो इसके आंसर ई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मीथेन, NO2, CO2, ओजोन, जलवाष्प, ये सारे ग्रीन हाउस के उदाहरण हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, ओजोन, ये सारे के सारे ही हैं। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो उसे मिला प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। ठीक है। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार वर्ष 1921 में भौतिक के क्षेत्र में दिया गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के लिए दिया गया है। और 1930 में प्रकाश के परिकिरण में रमन प्रभाव की खोज हेतु दिया गया CV रमन को। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है। 102 दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब की इकाई है। 103 का क्वेश्चन देख लीजिए, रसायन विज्ञान से है। निम्न में से किसका pH मान 7 है? तो इसका आंसर ई है, क्योंकि शुद्ध जल और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। ठीक है, आगे जाइए। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। जीव विज्ञान से देख लीजिए। DNA की खोज किसने की? तो जेम्स वाटसन और क्रिक ने। ये नहीं, ऑप्शन इसका ई हो जाएगा, क्योंकि देखिए डीऑक्सी राइबो एसिड यानी DNA को सबसे पहले 1816 में फ्रेडरिक मिस्चर ने देखा था। किसने देखा था? फ्रेडरिक मिस्चर ने देखा था। और न्यूक्लियॉन कहा, किंतु वर्ष 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसको आणविक संरचना की खोज की थी। आणविक संरचना मतलब डबल हेलिक्स मॉडल, जिसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। DNA शरीर में सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी क्रियात्मक इकाई है। ऑर्थर कोनबर्ग ने सर्वप्रथम DNA को अंतःपात्र में बनाया था। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिक का पिता का नाम से जाना जाता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो वो है वसा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो वसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 है। EEG निम्न में से
किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो मस्तिष्क के लिए। मस्तिष्क इलेक्ट्रो ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? मस्तिष्क के लिए। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। मानव शरीर में होता है 70% लगभग पानी होता है मानव शरीर में। 110 का क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसका खोज 1880 में रिचर्ड ऑल्टमैन ने किया था तथा बेंडा द्वारा इसे बायोप्लास्ट कहा गया। बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा गया और रिचर्ड ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया। इसको कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, ठीक ना। एड्स निम्न कारणों में किसके द्वारा होता है? तो ये आपको पता होगा, विषाणु के द्वारा। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा। तो देख लीजिए यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ यहीं तक हम लोग छोड़ देते हैं। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप लोग से मैं विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार से बनाएंगे कि महिलाएँ आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।